कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े अटैक्स किए गए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह पर बड़े अटैक्स लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह भी इनपुट मिला था कि वहां पर ईरान की एम्बेसी के आसपास भी बड़े अटैक्स इनिशिएट किए गए हैं, जिसमें पूरी कोशिश है इजराइल की कि नई लीडरशिप जो हिजबुल्लाह ने पिछले कई महीनों में स्टेब्लिश की है, उसको भी वो मार गिराए। डॉक्टर वाइल अवाद, ये जो कॉन्स्टेंटली हम ये खबरें देख रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ हमला, थोड़ी देर के लिए लगता है शांति आई, फिर उसके बाद ये हमला हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस टारगेट को, अपनी इस रेजीम चेंज को तो कम से कम चलिए आयतुल्लाह खमेनी को उन्होंने कहा कि हमने पहले ही 1 घंटे में हमने मार दिया, टॉप 40 कमांडर्स को हमने मार दिया। लेकिन ये जो उनका ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मेरा तो ये सवाल रहा कि इजराइल ने जब हमास के खिलाफ जंग छेड़ी तो अपने हॉस्टेजेस को वापस ढूंढ, और उस मोसाद के साथ जिसके इंटेलिजेंस की दुहाई पूरी दुनिया देती है कि इनका नेटवर्क इससे बेहतर नहीं, वहां पर उस गाजा पट्टी से, उस नैरो गाजा पट्टी से उन सबको ढूंढ निकालने में उन्हें कितने दौर लग गए, कितने ऑपरेशंस लग गए, कितने नेगोशिएशंस लग गए। यहां पर जो न्यूक्लियर जो तौर पर उसको खत्म करना है या फिर मिसाइल मेकिंग फैसिलिटीज को खत्म करना है, जिनके बारे में जानकारी आपको नहीं है, चाहे आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजें, चाहे कुछ करें, कितना मुश्किल या फिर कितना आसान अमेरिका के लिए? कितना मुश्किल नहीं, कितना झूठ बोलने वाले के लोग हैं। जब तक आपकी याद है 2003 में वहां पर आपने इराक इन्वेजन भी किया था, कॉलिन पावेल खुद वहां पर यूनाइटेड नेशन में खुद बताया था इराक में आधा घंटे तक वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। उसके बाद जब तक अमेरिकन इन्वेजन हो और मैं अमेरिकन ट्रूप के साथ ही है, उनके स्टीरियोटाइप पूरी अमेरिकन सोल्जर है, कह रहे हमको इराक के लिए डेमोक्रेसी ला रहे, इराक के लिए उसका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हटाने के लिए। लेकिन कॉलिन पावेल बाद में कह रहे माफी जाती दुनिया में, मैं बिल्कुल झूठ बोल दिया था इस दुनिया में। और अभी तक ये राष्ट्रपति में क्या कह रहे, अभी तक राष्ट्रपति खुद मालूम हो गए दिस इज इलिजिटिमेट वॉर। इसके लिए मतलब ये अमेरिकन वॉर नहीं है, अमेरिकन युद्ध नहीं है, सारे दुनिया मालूम हो गया था, इवन अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन। अभी उन्होंने पब्लिक ओपिनियन डिसेप्शन कर रहा है, क्योंकि कह रहे देयर इज अ थ्रेट फॉर अमेरिकन। जब तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था है यू कैन नॉट अटैक अ नेशन इफ यू आर नॉट बीन इन डेंजर ऑफ द अमेरिकन। तो अमेरिकन डेंजर क्या होता, उन्होंने सिर्फ एक ही मिला था उनके लिए, एक सिंबॉलिक रॉकेट मिले गए थे, उस भी जब तक नेतन्याहू उनके साथ में फ्लोरिडा मिला, उन्होंने सिंबॉलिक लगा दिया था ये आपके वो ईरान से आने के लिए अमेरिका के लिए क्या जरूरत पड़ी है। जब तक 70,000 अमेरिकन में मरीज में वहां पर जीसीसी देश में रहने वाले के लिए और अमेरिकन इंटरेस्ट भी है। अगर अमेरिकन खुद उनकी इंटरेस्ट मिलनी चाहिए तो उनकी कॉमन इंटरेस्ट विद ईरान इज मोर देन दी दुश्मनी की बात करनी चाहते। लेकिन जब तक उन्होंने पूरा ब्लैकमेल किया था नेतन्याहू, और नेतन्याहू खुद मांग रहे इस युद्ध में, इसलिए ईरान तोड़ने के लिए तैयारी है। आप ये भी समझना चाहते हैं, आपके लोग हैं, हमको मालूम है आज तक में सबसे बड़ी चैनल नंबर 1 है, लेकिन जब तक यहाँ पर नरेटिव, वेस्टर्न नरेटिव हिज्जा देने के लिए, युद्ध के लिए करने के लिए क्या जरूरत पड़ी। आप देख लो रिजीम चेंज कितना देश में किया था, हमारा देश सीरिया है, लिबानन भी है, और इराक, ये लीबिया, अफगानिस्तान। जब तक उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था, उनके प्रेडेसर कह रहे हमको ये रिजीम चेंज बाय फोर्स नहीं मांग रहे, लेकिन क्या किया उन्होंने, वेनेजुएला के लिए उनके राष्ट्रपति के हाईजैक किया था, उसके लिए फिर उन्होंने बदला भी किया था। अभी 40 साल के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पूरी तेल में 40 साल में अमेरिकन कंपनी भेजने के लिए हम लोग मदुरो निकाल देंगे। तो कभी आप देख लो 1-2 हफ्ते के बाद क्या कर सकते हैं वहां पर। आप ईरान में कह रहे ईरान इज डिस्टेबलाइजिंग ब्रिक्स रीजन, डिस्टेबलाइजिंग द रीजन। और दूसरी बात तेल की वो उनके लिए डॉलर्स में बेचने के लिए, आप भूल जाओ न्यूक्लियर में। आप न्यूक्लियर किससे बात कर रहे हो, जब तक इजराइल में न्यूक्लियर स्टेट है और किसी की बात नहीं बात करना। If somebody thinking of being a nuclear, you are attacking. But somebody having a nuclear, you can allow to attack. What hypocrisy is this? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि when America wanted to break the region, वेस्ट एशिया तोड़ने के लिए तैयारी है। अभी तक उन्होंने यहाँ पर पैसा कौन दे रहे उसके साथ, जब तक $300 मिलियन ओनली मेंटेनेंस, अभी युद्ध में यूज भी किया था, अभी बंदूक भी यूज किया, एम्बिशन बैलिस्टिक मिसाइल, तो कौन ये पैसा देने के लिए, अरब मुल्क में। क्योंकि आप याद है गल्फ कंट्री में पूरे, जब तक उन्होंने इराक भी लिबरेट किया, कुवैत में पूरे अरब मुल्क को पैसा दे दिया था, और जब तक अफगानिस्तान भी गया, जापान भी पैसा भी दे दिया था, सारी दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया भी पैसा दे दिया यूएस में। तो दे आर रेंटेड आर्मी।
जिस जगह जाने के लिए उनके लिए फौज में जाना। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद है, पहले शुरू से जब तक राष्ट्रपति आया था $400 मिलियन उनकी एसेट, आज कितना है? $4 बिलियन। ये कहां से पैसा आ गया? धोबी बन गया था या ढाबा खुल गया था? ये तो युद्ध में सेलिंग आर्म्स एंड सिटिंग विद बिलियनियर्स आस्किंग हिम टू गो फॉर अ वॉर। हालांकि जो अगर वाकई ऐसी मंशा है तो वो दिख रहा है, मतलब वो टूट तो दिख रही है, दरारें दिख रही हैं, क्योंकि एक देश दूसरे पर अटैक कर रहा है। अब हम आपको ये भी बता दें कि ईरान, हम ये बड़ी खबर इस समय की आपको बताते हैं, इजरायली हमले के बाद ईरान में एक पुलिस स्टेशन के तबाह होने की तस्वीर भी हमारे सामने आई है। दरअसल जो हमले होते हैं, जो शुरुआती तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उसमें उन धमाकों की, उस आक्रमण की तस्वीर रहती है और बाद में जो बर्बादी की तस्वीर सामने आती है। देखिए किस तरीके से ये पूरी इमारत टूट चुकी है और वो निशान है, मुमकिन है, जहां से वो मिसाइल भीतर घुसी। ये पुलिस हेडक्वार्टर्स की तस्वीर है। दरअसल अच्छा, स्टेशन नहीं है, हेडक्वार्टर्स है और हेडक्वार्टर्स को जानबूझकर अटैक किया गया। आप और मैं कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका की, इजराइल और अमेरिका की अब स्ट्रेटजी है कि तेहरान के आसपास जो भी सिक्योरिटी कॉर्डन्स है या फिर उनके जो बड़े इंस्टॉलेशन है, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो आप IRGC के हो या फिर लोकल पुलिसिंग के भी हो, उनको भी टारगेट किया जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उनका पूरा फोकस ये है कि सबसे पहले राजधानी का कर लें, स्टेशन, पुलिस स्टेशन की जगह पुलिस हेडक्वार्टर्स इसे लिखें हम। बिल्कुल, देखिए, और ये उनकी पूरी कोशिश है कि राजधानी पर अगर अटैक होंगे, वहां की अगर सिक्योरिटी कॉर्डन नहीं होगा तो वहां का फिर मोराल जल्दी डाउन होगा फोर्सेस का और लोग शायद बाहर आ सके। और शायद तेहरान की जो तस्वीरें फिर दुनिया को अमेरिका और इजराइल दिखाना चाहता है, वो यही दिखाना चाहता है कि रिजिम के खिलाफ लोग हैं और वो तभी संभव है जब वहां पर कोई भी सिक्योरिटी उनको चैलेंज करने के लिए नहीं होगी। नरेश कौशिक जी, क्या इंग्लैंड में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है और ये रियलिस्टिक चिंता के तौर पर आप सब देख रहे हैं कि जो यहां पर हो रहा है वो पहले से ही जो इंग्लैंड की इकोनॉमी, यूरोप के उन देशों की इकोनॉमी जो सफर कर रही हैं, जो चाह रहे हैं, जो एक नेतृत्व ऐसा ढूंढते हैं कि कोई ऐसा आए जो हमें उबारे इसमें से, और तेजी से प्रधानमंत्री बदलते भी दिखते हैं, उसके बीच ये एक ऐसी क्राइसिस लेकर आ सकता है जो और ज्यादा उसको पेचीदा बनाए? ब्रिटेन क्या जी, पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा संकट बना हुआ है, क्योंकि अभी जो ट्रंप ने जो अपना आज जो भाषण दिया, उसमें यानी पहली बात तो ये देखिए, शनिवार के बाद से वो बयान देते रहे, लेकिन एक पूरी तरह से एक बड़ा स्टेटमेंट उनका आज पहली बार आया है। तो इससे ये पता चलता है कि वहां वो खुद भी कोई बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। और आज जो उन्होंने जो कहा है उससे ये पता चलता है कि अभी भी उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि अभी उन्हें ईरान पर हमला करने की जरूरत क्या पड़ी। कोई उन्होंने आज जो बातें कही हैं, जिस वो बम की बात कर रहे हैं, वो बम के बारे में तो ईरान बहुत समय से कह रहा है, पिछले साल से बात चल रही है, और उसके इसकी बात भी उन्होंने कई हफ्ते से, तो ट्रंप 2-3 बार बोल चुके हैं। तो अभी ये करने की क्या वजह थी? तो ये अगर कहीं उन्हें खतरा दिखता है तो नॉर्थ कोरिया है, जहां पर वाकई इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल नॉर्थ कोरिया बना रहा है, और वो सीधे सीधे अमेरिका पर लक्ष्य कर सकता है। इसके पास तो, ईरान के पास तो इस तरह का कोई बड़ा हथियार अभी तक नहीं है। असली बात जो है, जो दिखती है मुझे, जिसकी तरफ से ब्रिटेन ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता है, वो ये है कि ट्रंप ने ये जो हमला किया है इजराइल के साथ मिलकर, इजराइल का तो देखिए, इजराइल तो चाहता था, दशकों से चाहता थी, ये नेतन्याहू दशकों से ये चाहते थे कि यहाँ ईरान का ये जो रिजीम है ये बदले, ये खत्म हो, और कोई इजराइल फ्रेंडली, जैसे शाह ईरान थे वो इजराइल के दोस्त थे, इस तरह का कोई रिजीम आए जो, और ट्रंप को उन्होंने मनवाया। इससे पहले किसी राष्ट्रपति को नेतन्याहू मना नहीं पाए थे। ये पहले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो नेतन्याहू के समझाने में आ गए, और उन्होंने ये इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस रिजीम की वो बात कर रहे हैं बदलने की, वो रिजीम इतना ज्यादा इनग्रेन्ड है ईरान में कि उसकी इतनी सारी परतें हैं कि उसको आसानी से गिराना आसान नहीं है। अभी जो हमने देखा है कि वहां पर जब वो हमला होता है, एक तरफ हमला होता है तो दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से जवाबी हमला हो रहा है। तो ईरान के अभी भी के पास में
इतनी ताकत दिख रही है, कम से कम मनोबल दिख रहा है कि वो इन ठिकानों पर हमला कर सके। और आपने जो मैक्रोन का भी बयान दिखाया था वो भी मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है। उसमें दो चीजें मेरे विचार से हैं। एक तो जाहिर है कि वो चिंतित हैं, जो वहां पर जो फ्रांस के भी अड्डे हैं, वहां पर फ्रांस के जो नागरिक हैं और फ्रांस के जो सैनिक हैं, उनकी चिंता है उनको। दूसरे अलावा वो ये फ्रस्ट्रेशन अपना जाहिर करना चाह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप ने हमसे कोई बात नहीं की, यूरोप के किसी नेता से बात नहीं की, ब्रिटेन में जो कि वो अपने का स्पेशल पार्टनर कहता है, उनके साथ कियर स्टार्मर से उन्होंने कोई बात नहीं की। अपने बात सिर्फ उन्होंने अगर बात की तो सिर्फ नेतन्याहू से बात की। तो ये जो है, जो फ्रस्ट्रेशन है ये दुनिया का, ये ट्रंप के प्रति तो है ही, ईरान के प्रति भी है, क्योंकि ईरान जो है अपना देश को सुधारने के बजाय वो अपनी क्रांति को एक्सपोर्ट कर रहा था। वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि खामेनेई की नेतृत्व को लेकर सब बहुत, ये नहीं है कि बहुत बढ़िया नेता है या क्या, लेकिन अव्वल तो जैसा कि हम बार बार बांग्लादेश, नेपाल ये एग्जांपल्स देकर कहते हैं कि वहां पर भी अनरेस्ट हुआ, वहां पर भी अपराइजिंग हुई, लेकिन वहां के लोगों ने ही तय किया कि क्या वहां पर कौन सत्ता में रहेगा, कैसे होगा। और मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक प्रोसेस इस दुनिया की जरूरत होती है। और प्रणय, जब हम इस मौजूदा मामले को देखते हैं, इस युद्ध को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में 2003 और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और सद्दाम हुसैन आ जाते हैं। जो सद्दाम हुसैन को तो अमेरिका ने कैप्चर कर लिया, मार दिया, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और केवल वहां नहीं, अमेरिका का ये जो रिजीम चेंज का एक्सपेरिमेंट कितनी जगह और कैसे कैसे फेल हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को जब ढूंढने के लिए गए थे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, वहां पर कुछ नहीं मिला। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के बाद वहां भी केओस ही है। इराक के अंदर अभी तक केओस है। अफगानिस्तान के अंदर हालात को स्टेबलाइज करने के नाम पर गए थे, वहां भी कैओटिक स्थिति ही है। और बाद में तालिबान जिसको हटाया था उसी को सत्ता वापस सौंप कर वापस आना पड़ा। ये पूरा इतिहास है। लेकिन इस समय अगर मौजूदा स्थिति में देखें तो जो दुनिया के, आप कह सकते हैं कि जो गार्डरेल्स थी, जो चेक्स एंड बैलेंसेस थे, वो काफी कमजोर हो चुके हैं। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इसे आप एक ऐसा संक्रमण काल कह सकते हैं जहां पर एक नया ग्लोबल ऑर्डर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ डिक्लाइनिंग पावर्स हैं, कुछ राइजिंग पावर्स हैं, लेकिन जो वो राइजिंग पावर्स अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो इस व्यवस्था को संभाल सकें और इसके अंदर जो डिक्लाइनिंग पावर्स हैं वो असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका एक बैलेंसर के तौर पर खड़ा हुआ था दूसरी विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था में। ये हम कोई डिप्लोमेटिक बड़ी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा में देखा जाए तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका ने जो नियम बनाए हैं वो नियम ये हैं कि अमेरिका के लिए नियम अलग हैं, अमेरिका के दोस्तों के लिए नियम अलग हैं, और जो अमेरिका के खिलाफ हैं उनके लिए नियम अलग हैं। इसलिए जो खिलाफ हैं वहां पर वो जा सकते हैं, जो करना चाह सकते हैं उसका जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। ये इसको लेकर दुनिया की कई राजधानियों के अंदर घबराहट होगी। बीते 2026 के पहली तिमाही में, यानी जनवरी 3 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है 3 मार्च तक, उसमें 2 देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन के मिशन के ऊपर अमेरिका लगा हुआ है, और साथ ही वो हथियारों के जबरदस्त इस्तेमाल से भी कोई परहेज नहीं कर रहा है। वो फुल थ्रॉटल मिलिट्री ऑपरेशन पे जा रहा है। ये कई जगह पर घबराने वाले संकेत देता है। ये युद्ध 72 घंटे पहले शुरू हुआ था और अभी भी हल्का पड़ता दिख नहीं रहा है। दोनों ही पक्षों की तरफ से ताबड़तोड़ आक्रमण लगातार जारी है। हम दिन भर की वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही वो तो कही ही, लेकिन उसके साथ ही विध्वंस की ये सारी तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं, डे 3 की तस्वीरें हैं। कुछ जो अमेरिका की तरफ से जारी की गई, कुछ जो इजराइल की तरफ से जारी की गई, कुछ जो जिन देशों पर आक्रमण हुआ, जिन देशों पर आकर वो बम गोले गिरे हैं, उनकी तरफ से जारी वो तस्वीरें हैं। दिन की भी तस्वीरें देख रहे हैं, रात की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्बाध 24 घंटे बारूद बमों का ये खेल इस पूरे हिस्से में, पूरे खाड़ी के देशों में, पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। और संकट के बादल कितने गहरे होते हैं वो धुएं के इस गुबार, धुएं के इस बादल को देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं। आज रिफाइनरी पर हमले की बात आई, आज शिप्स को डुबोने की बात आई, आज जिन देशों में आसमान से ड्रोन्स ने हमला किया है, बहरीन से लेकर कुवैत तक, हर जगह की वो तस्वीरें हैं। एक और बहुत बड़ी तस्वीर रही जहां पर कतर में हमने देखा कि अमेरिकी जो फाइटर जेट्स हैं वो गिरते हुए दिखे, जिनको फ्रेंडली फायर में गिरने की बात कही गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।